रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में हम ऐसी 10 गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपना लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इन सारी 10 गलतियों को सुधार लेते हो तो आप अपना बहुत सारा पैसा और अपना टाइम बचा सकते हो। तो चलिए एक एक करके इन सारे गलतियों को समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1 आ जाता है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। अगर किसी इंसान का गोल है कि मुझे 15 साल बाद 50,000 रुपए की इनकम को जनरेट करना है और वह इंसान मेहनत मकसद करके 15 साल बाद फाइनली 50,000 रुपए की सैलरी जनरेट करने लगता है और जब उसे सैलरी मिलने लगती है तो कुछ समय के बाद वह रियलाइज करता है कि यह 50,000 रुपए की कीमत कम हो गई है 15 साल के बाद। अब उस इंसान की पैसों की वैल्यू कम इसीलिए हो गई है क्योंकि वहां पर एक इंसान बैठा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आज के समय में 6% के स्पीड के अनुसार बढ़ रहा है और अगर हम बात करें बैंक्स की तो वहां पर हमें 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो समझ सकते हैं आपकी बैंक आपको कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है और वहीं पर महंगाई कितना ज्यादा बढ़ रही है। दोनों के कंपैरिजन में जमीन और आसमान का अंतर आ जाता है। 15 साल पहले 50,000 की जितनी वैल्यू थी आज के समय में उस पैसों की उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसों को माइनस करते जा रहा है। उस इंसान को अगर आज की डेट में सरवाइव करना है उसी 50,000 रुपए में तो फिर उसे 50,000 की नहीं बल्कि 1,20,000 की जरूरत पड़ेगी, तभी वह अपने पैसों की वैल्यू को मेंटेन कर सकता है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है आपको? हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सारे लोग इन्फ्लेशन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं। अगर हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हम इन्फ्लेशन के बराबरी कर पाएं। अब इन्फ्लेशन को बराबर तक लाने के लिए आपको अपनी इनकम को 6% से ज़्यादा पर ग्रोथ करना होगा। आपकी इनकम अगर एक साल में 6% से ज़्यादा बढ़ रही है तब तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर जाओगे या फिर इन्फ्लेशन के बराबरी कर जाओगे। अगर उससे कम बढ़ रही है तो आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाओगे। अगर आपकी सैलरी 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो आपको अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप अपने स्किल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पर आपकी स्किल्स ग्रोथ होती है, देन आप वहां से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप गोल्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारे माध्यम होते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, जिससे यही होगा कि आने वाले समय में आप इन्फ्लेशन को बीट कर जाओगे। नाउ मिस्टेक नंबर 2 आ जाता है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आ जाती है वो आता है इमरजेंसी फंड ना क्रिएट करना। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं, इंडिया में 75% लोग ऐसे हैं जो कि अपना इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किए हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है जब आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपके पास मुसीबत होती है, उस समय आपके पास कोई ऑप्शन से नहीं होता है। ऐसी जगहों पर आपके पैसे काम आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। जैसे कि नौकरी चली जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना या फिर फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ खराब हो जाना। अगर आपको कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, अगर आपके साथ अगर ऐसी घटना हो जाती है तो उस टाइम पर आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं वो चीज़ें ज़रूरी हो जाता है। ऐसे समय पर आपके दोस्त हो सकता है नाकाम दें, आपके फैमिली मेंबर नाकाम दें, आपके साथ आपके जो रिश्तेदार हैं वो नाकाम दें। तो ऐसे जगहों पर आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो तो आपके पास एक पैसों का इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसके सहायता से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसके सहायता से आप इमरजेंसी टाइम में उस फंड को यूज कर सको। अब देखिए, एक ज़रूरी बात है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने लिए पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए, हर इंसान की सैलरी अलग अलग होती है तो उसके लिए इमरजेंसी फंड भी अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपकी जितनी खर्चे होते हैं उसके अनुसार आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब जो आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे वो 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे क्योंकि 6 मंथ एक ऐसा मंथ होता है जहां तक आते आते आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो 6 महीने तक का
आपके पास इमरजेंसी फंड है तो उसकी सहायता से आप न्यू जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के अंदर जे कर बढ़ा सकते हो या फिर अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। अगर हम मानते हैं कि एक महीने का खर्चा आपका 10,000 रुपया, तो मोटा मोटा आप ले सकते हैं कि 50 से 60,000 रुपये का इमरजेंसी फंड आपके पास होने चाहिए। तो ये होता है इमरजेंसी फंड, आपको जरूर क्रिएट करके रखना चाहिए। नाउ मिस्टेक नंबर 3 आ जाता है फॉलिंग फॉर कंज्यूमर डेट। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर डेट होता क्या है। कंज्यूमर डेट का मतलब होता है लोन। देखिए, लोन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है बैड लोन और दूसरा होता है गुड लोन। बैड लोन क्या होता है? बैड लोन वो सारे लोन होते हैं जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हो, आप अपने आप को शोबाजी करने के लिए लेते हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए लोन लेते हो। जैसे कि आप आईफोन खरीदते हो या फिर कार खरीदते हो दूसरों को दिखाने के लिए, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है बैड लोन। आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए लोन पर ली गई चीज़ें वो किसी काम की नहीं होती है। आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो 14 प्रो मैक्स, ऐसी चीज़ों को अगर आप बाई करते हो ना, सच में आपकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं आगे कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा लोन जिसको लेने पर आपकी पैसों में ग्रोथ होती है, आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो, उससे हम कहते हैं गुड लोन। तो ऐसे लोन्स हमें लेने चाहिए, लेकिन बैड लोन से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आजकल तो लोन लेना एक फैशन सा बन गया और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स आपको लोन आसानी से दे देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह लोन दे करके हम उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट वसूल लेते हैं। क्या आपको पता है कि कौन से लोन पर कितना % इंटरेस्ट रेट लगता है? इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल लोन लेते हो, अपने खुद के लिए लोन लेते हो, तो वहाँ पर आपको 14 से 15% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें घर वाले लोन की, तो आपको अगर घर लेना है लोन पर तो आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहीं पर आपको 9 से लेकर के 11% तक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तो आपके फेवरेट लोन की, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड, क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड पर कितना % का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा? एनी आइडिया? ऑलमोस्ट 35 to 14% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे इनकम के अकॉर्डिंग जा करके, तो बहुत बड़ा नंबर पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस देता हूं कि आप ऐसे लोन्स को मत लीजिए जिसके सहायता से आपकी पैसों की वैल्यू कम हो जाए। आपको नहीं समझ में आता, जो कंपनी वाले होते हैं आपको ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड 500 रुपये से स्टार्टिंग, लेकिन धीरे धीरे आप जब शॉपिंग करना शुरू करते हो, चीज़ों को बाई करना शुरू करते हो, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उस चीज़ को, आप पे करते करते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन वाले चीज़ों से दूर रहिए। नाउ मिस्टेक नंबर 4 आ जाता है इग्नोरिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए, बहुत सारे लोग अपना खुद का इंश्योरेंस तो नहीं करवाते हैं, लेकिन गाड़ी का, कार का या फिर जो भी महंगी चीज़ें खरीदते हैं ना, उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाते हैं। तो ये कौन सी बात हुई? आपको अपने ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो फिर हमें कुछ अमाउंट हमारे घर वालों को मिल जाए, हमारे फैमिली मेम्बर को मिल जाए, वो भी ज़रूरी होता है। लेकिन लोग यहाँ पर देखो तो अपने गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेंगे, लेकिन खुद का इंश्योरेंस कभी नहीं करवाते। देखिए, आप किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कराइए या फिर मत कराइए, लेकिन मैं आपको हमेशा एडवाइस देता हूँ कि आप इन 2 इंश्योरेंस को ज़रूर कराइए। पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराइए। अगर आप मेट्रो जैसे सिटी में रहते हो या फिर आज के टाइम पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, तो आपको पता है कितनी ज़्यादा बिल्स बन करके आती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए और उसका जो कवरेज होगा वो आपके इनकम का 3 गुना होना चाहिए। अगर एक साल में आपकी सैलरी होती है 5 लाख रुपए का, तो फिर 3 साल यानी कि 15 लाख रुपए का कवरेज तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है वो आता है टर्म इंश्योरेंस। अब देखिए, टर्म इंश्योरेंस ही आपको लेना चाहिए। बहुत सारे आपको एजेंट मिलेंगे जो कि अलग अलग प्रकार की स्कीम बताएंगे, अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कवरेज अच्छा मिलता है, यहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस के कवरेज की, तो आपको अपने इनकम का 10 से 12 गुना का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात होती है, जिसकी सहायता से आप आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करेंगे। नाउ मिस्टेक नंबर 5 आ जाता है नॉट इन्वेस्टिंग और डिलेड इन्वेस्टिंग।
आपने कभी ना कभी वॉरेन बफेट का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि अपनी 11 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे और वो आज भी कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट लेट में करना स्टार्ट किया था। अगर हम और पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए होते तो मुझे और अच्छा रिटर्न जनरेट हो पाता। और हम जैसे लोगों की एज तो देखो आज 25 से 30 साल हो जाती है, फिर भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं स्टार्ट करते। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट में ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि आप कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कीजिए कि आप 15,000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू या फिर स्टॉक मार्केट में, और वहीं पर आप अगर 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो जो आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों में तभी लगेगी जब आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, और जब आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्दी से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी भी एज में, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप 2,000-3,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप 1,000 रुपया 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और आप बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास और सारे ऑप्शन है। आप और भी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारे माध्यम होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो निफ्टी 50 के अंदर एक UTI का निफ्टी 50 प्लान आ जाता है, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो। मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी पैसों की वैल्यू कम नहीं होती है। आप देखते हो बैंक्स आपको कितने % का रिटर्न देता है, 2%, 3% तक का वहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15% प्लस आपको रिटर्न्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कितना ज़्यादा अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताया जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मुझे यस पार्ट 2 भी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।